मेरे चैनल पर आप लोग सभी छात्रों का स्वागत है। आज एग्जाम गाइड के ही सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हिंदी में चैप्टर का नाम है और इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी धातु के पृष्ठ पर जब उचित या उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनको कहा प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से अगर जो धारा परिपथ में भई उसको कहा प्रकाश विद्युत धारा। देखिए इसकी पिछले की हिस्ट्री अगर हम चेक करें तो सबसे पहले इसे हर्ट्ज ने चेक किया था। वो बेसिकली गैस डिस्चार्ज पाइप पे काम कर रहे थे, तो अचानक आसानी से पराबैंगनी प्रकाश पड़ने पर आसानी से डिस्चार्ज हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद हाल्वाश ने देखा लेकिन वो उसको समझा नहीं पाए। लेनार्ड ने भी देखा लेकिन जब तक जे थॉमसन ने 1898 में जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया उसके बाद ही लेनार्ड भी उसको समझा पाए। और वो जानकारी मैंने जैसे आपको अभी दी कि धातु की पृष्ठ पे जब प्रकाश पड़ा उचित आवृत्ति का तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। ये बहुत बेसिक बात है। लेनार्ड ने और हर्ट्ज ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, P1 P2 प्लेट्स एक गैस डिस्चार्ज पे क्वार्ट्ज खिड़की से P1 के ऊपर एक उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला और प्लेट्स को बदल बदल कर भी देखा, लेकिन एक बार I तीव्रता का और न्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला और P2 को P1 के सापेक्ष कैसे रखा, धन विभव पर रखा। धन विभव पर रखा तो क्या देखा कि जितने ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे यानी तुरंत धारा बहने लगी परिपथ में, और जितने इलेक्ट्रॉन P1 प्लेट से निकल रहे थे तुरंत ही P2 पे पहुंच रहे थे। वो कैसे पता चला कि जैसे ही मैंने विभव को बढ़ाया धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, यानी I तीव्रता पर ये धारा है EV है, तो आप देखें यहाँ पर आपने प्लेट का विभव जैसे बढ़ाया तो लगभग धारा कैसी रही, कांस्टेंट रही। लेकिन जैसे उन्होंने तीव्रता के मान को दुगना किया, एग्जैक्टली यहाँ का मान यानी ये मान एग्जैक्टली दुगना हो गया। तो पहला निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम है। मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूं। धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उस पर पड़ने वाली तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 1 नियम। पहली बात समझ में आ गई। अब आप देखें यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जैसे ही नेगेटिव किया धारा का मान एकदम 0 नहीं हुआ और एक विशेष नेगेटिव वैल्यू पर जाकर यह मान 0 हो गया। तो वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी प्लेट P2 पर जाना बंद हो गए, उस विभव को हमने निरोधी विभव या स्तंभ विभव कहा। कट ऑफ पोटेंशियल आप याद रखिएगा, निरोधी विभव कहा। तो निरोधी विभव को हमने V0 से व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, और चूंकि यहाँ से हम अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, इसलिए E के बराबर EV0 पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। E के बराबर EV0 क्या है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की। V0 क्या है, निरोधी विभव है, याद रखिएगा। अब आपके पास क्या चीज आई, उन्होंने जैसे ही यहाँ पर आपने क्या किया, निरोधी विभव पर लाने के बाद अगर अब मैंने तीव्रता को बढ़ाया तो पता चला कोई धारा नहीं बह रही है। यानी तीव्रता मैं कितनी भी हाई कर लूँ, निरोधी विभव पर एक बार धारा शून्य हो गई तो उसके बाद कोई भी धारा मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो उस पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर क्या नहीं, धातु की पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने तीव्रता की जगह आवृत्ति को बढ़ाया, आवृत्ति को बढ़ाते ही पुनः धारा बहने लगी। माना ν2 आवृत्ति बड़ी है, पहले वाले को ν1 मान लिया, तो अब आप चेक करेंगे कि
कि तुरंत धारा बहने लगी, लेकिन उसके लिए निरोधी विभव बदल जाएगा। तो ये पहला फिगर आपके पास आपके बुक में भी होगी, जिसको आप दिमाग में रखेंगे तो समझ में बात आएगी। यानी क्या चीज़ आ गई, तीसरा नियम क्या आ गया कि धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है और आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। और नंबर चौथा पॉइंट जो उन्होंने देखा कि अगर ये आवृत्ति एक मिनिमम वैल्यू से कैसी हो, कम हो, तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ये जो न्यूनतम आवृत्ति है, जिससे कम आवृत्ति पर धातु की परत से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, उस आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति। अब देखिए बात समझिएगा, माना मैं आपसे कहूं किसी पृष्ठ की 1 × 10⁻6 हर्ट्ज पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैल्यू नहीं बोल रहा हूं कि किसी धातु के लिए इतना है, मैंने एक एग्जाम्पल रखा कि 1 × 10⁻6 हर्ट्ज की आवृत्ति है और इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित हो रहे हैं, लेकिन इससे नीचे पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, तो इस वाली आवृत्ति को मैं दहली आवृत्ति कहूँगा। और इससे ऊपर कुछ भी आवृत्ति आएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इससे उल्टा ही अगर हम बात करें दहली तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा नॉट बराबर C/μ0, यानी उल्टी बात आ गई। उल्टी क्या, अगर ये न्यूनतम है तो वह अधिकतम है, यानी किसी धातु पृष्ठ का ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जहां तक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, उससे नीचे पे निकलेंगे लेकिन उससे ऊपर कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, उसको हमने क्या कहा, दहली तरंग दैर्घ्य कहा। इनके ऊपर क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। पहला न्यूमेरिकल भी अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा ही आपको मिलने वाला है। अब आप देखें इसके अंदर इसके बिल्कुल समांतर बनाना है। E वर्सेस न्यू के बीच में मैंने ग्राफ खींचा है। अब मैंने वो प्लेट्स जो P1 P2 थी दूसरी धातु की ले ली, तो एक धातु पर माना इस तरीके से सरल रेखा आई है, तो ये जो कटान बिंदु है ये वाला जहाँ मैंने स्टार लगाया है, यहाँ डॉट लगाया, ये इसके लिए न्यू नॉट यानी कि दहली आवृत्ति है, ये इसके लिए न्यू नॉट दहली आवृत्ति है। और यहाँ जो ये अंतःखंड है ये x वाले के लिए कार्यफलन है और ये अगले वाले के लिए कार्यफलन है, ये x y वाली है तो y वाले के लिए ये कार्यफलन है। तो इस बात का याद रखिएगा, ये x के लिए और ये y के लिए ये आवृत्ति है। और फॉर्मूला होता है y बराबर mx - c, तो E बराबर a न्यू माइनस w, यानी कि b बोल लूँ फिलहाल, वैसे ये जो b होता है यही कार्यफलन होता है इसलिए w भी लिखा जाएगा। और प्लेट्स हमने अगर चेंज की थी, धातु की दूसरी बदल दी थी, तो वहाँ पर छोटी कार्यफलन की आएगी, तो बेसिकली नेचर तो समांतर वैसे ही आई जैसे पहले थी, लेकिन क्या चीज़ आ गई, उसकी दहली आवृत्ति अलग हो गई, उसका कार्यफलन अलग हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो फोटोन पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। फिर से अपनी बात को बोल रहा हूँ, जैसे ही धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है वैसे ही उससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, यानी उनके बीच में कोई समपक्षितता नहीं है। ये पांचवा पॉइंट है। तो 5 पॉइंट्स जो हैं वो अलग से याद रखने आपको, जो मैंने बताए वो मैं पुनः आपको रिकैप कर रहा हूँ। नंबर 1 मैंने बोला है, अगर आप ध्यान दें, कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उस पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट मैंने बताया कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसकी जो गतिज ऊर्जा है तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। नंबर 3 बताया मैंने कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उसकी आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। नंबर 4 मैंने बताया कि यदि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालें धातु पर तो वहाँ से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, चाहे तीव्रता कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। उसको हमने दहली आवृत्ति का न्यू नॉट से व्यक्त किया। और 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर जैसे ही आप क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तुरंत ही धातु के पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय पश्चितता
नहीं होती, यानी 10⁻⁹ सेकंड के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रकाश पड़ने के कितने देर बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, तो आपको याद रखना है 10⁻⁹ सेकंड। अपने आप में 1 नंबर का अति लघु प्रश्न है जो आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की थ्योरी की पहली कड़ी है, पहली सीरीज है। इसका सेकंड पार्ट जस्ट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा कि पहले आप इस पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट बात करेंगे, जिसमें हम करेंगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण कैसे स्थापित करते हैं और उसके आधार पर ये 5 नियम हम कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।